हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि का विकास और उसकी वैज्ञानिकता एवं विशेषताएं। प्रस्तावना देखेंगे। लिपि का उद्भव और विकास। भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हुआ लिपि का सबसे बड़ा उपयोग तो यही है कि हम भाषा के उच्चरित रूप को लिपिबद्ध करके स्थायी प्रदान करें। हम लोग हिंदी, संस्कृत तथा मराठी भाषाओं से परिचित हैं। ये तीनों ही भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि अक्षर आधारित लिपि है, इसीलिए इसे अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। इस लिपि का यह गुण उसे संसार की अन्य भाषाओं की लिपियों से अधिक वैज्ञानिक बना देता है। भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में मान्यता दी गई है। इस लिपि को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के संबंध में अनेक प्रयास किए गए हैं। अब हम देखेंगे इसका उद्भव और विकास। भारत की प्राचीन बोलियों में सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी लिपि की लिपि चित्राक्षर और कुछ ध्वन्याक्षर थी। सन 400 ईस्वी से पूर्व से पहले इसका व्यवहार भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश से होता था। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिमी भारत में 1000 वर्ष तक रहा। यह दाहिने से बाएं ओर चलती हुई लिखी जाती थी। इन दोनों लिपियों से देवनागरी का कोई सीधा संबंध नहीं है। प्रमाणों से जान पड़ता है कि ब्राह्मी लिपि अधिक व्यापक और प्राचीन काल से व्यवहृत है। बताया गया है कि इसका विकास वैदिक काल की किसी लिपि से हुआ है। लिपि विज्ञान के आचार्य डॉक्टर राजबली का मत है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार ब्रह्म या वेद की रक्षा के लिए हुआ था। कुछ लोग जो है ब्रह्मा से, कुछ ब्रह्म नाम के आचार्य से और कुछ ब्राह्मण वर्ग से इसकी उत्पत्ति बताते हैं। ब्राह्मी के बहुत से अक्षर सिंधु घाटी की लिपि से मिलते जुलते हैं। जिस विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल, वैदिक युग से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, बौद्ध काल, जब ब्राह्मी के अक्षर गोल आकार लेने लगे थे। फिर तीसरा गुप्त काल, जिसके बाद ब्राह्मी आधुनिक लिपियों के रूप में विकसित हो गई। अब देखेंगे गुप्त काल के आरंभ में ही ब्राह्मी के 2 भेद हो गए थे, दक्षिणी और उत्तरी। दक्षिणी लिपि से तेलुगु और तमिल लिपियों का और बहुत बाद में कन्नड़ और मलयालम लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी ब्राह्मी का नाम गुप्त लिपि है। गुप्त लिपि से 6ठी सदी से सिद्ध मातृका लिपि निकली, जो कश्मीर से वाराणसी तक के विशाल क्षेत्र में प्रचलित थी। कालांतर में इसी के कुटिल या वक्र अक्षरों के कारण इसे कुटिल लिपि या कुटिलाक्षरा कहते थे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। राष्ट्रकूट, नरेशों और विजयनगर के राजाओं के राज्यकाल में इसका भरपूर प्रसार हुआ है। सारा वैदिक और संस्कृत वाङ्मय देवनागरी लिपि में उपलब्ध है। इसके नाम के बारे में कई मत हैं। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया है। देवभाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया। एक मत यह भी है कि पाटलिपुत्र को नगर और चंद्रगुप्त मौर्य को देव कहा जाता था।
देवनागरी से प्रचलित होने के कारण इसे देवनागरी कहते हैं। अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं या उसकी वैज्ञानिकता। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी के संबंध में राहुल संस्कृत्यायन का कथन है, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देवनागरी लिपि की वर्णमाला विश्व की सभी वर्णमाला लिपियों की अपेक्षा निश्चय ही पूर्णतर है। देवनागरी की वर्णमाला एक अत्यंत तर्कपूर्ण ध्वन्यात्मक क्रम में व्यवस्थित है। यह क्रम इतना तर्कपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक संघ IPA ने अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला के निर्माण के लिए मामूली परिवर्तनों के साथ इसी क्रम को अंगीकार कर लिया है। अब देखेंगे देवनागरी लिपि के गुण। पहला देखेंगे लिपि क्रम की वैज्ञानिकता। विश्व की अनेक प्रमुख बोलियों में ध्वनियों के नाम भिन्न हैं और उनके उच्चारणात्मक ध्वनि मूल्य भिन्न है। जैसे यच का नाम एच है और प्रायः इसका उच्चारण हा होता है। इसके विपरीत नागरी में दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसकी वर्णमाला का वर्णक्रम अत्यंत वैज्ञानिक है। ध्वनियों का वर्गीकरण क्रम भी बड़ा वैज्ञानिक है। नागरी के लिपि क्रम की वैज्ञानिकता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माहेश्वर सूत्र है। नागरी की वर्णमाला उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वैज्ञानिक क्रम से सुनियोजित है। अब हम दूसरा इसकी विशेषता देखेंगे। आदर्श लिपि का एक गुण यह माना गया है कि एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतिक होती हो। देवनागरी लिपि में यह गुण पूर्णतया विद्यमान है। उर्दू या अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अब तीसरा गुण देखेंगे। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अंग्रेजी में कई शब्दों में अक्षर मूक हैं, जैसे हाफ में एल, नाइफ में क मतलब के, साइकोलॉजी में पी। ऐसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। चौथी गुण देखेंगे। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। स्वर पहले और वह भी ह्रस्व दीर्घ क्रम से बाद में व्यंजन और वे उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न के अनुसार अर्थात कंठ, तालव, मूर्धन्य आदि और उनके अंतर्गत पहले 2 अघोष, फिर 2 सघोष और 5वें वर्ण अनुनासिक दूसरे और चौथे महाप्राण पहले और तीसरे वर्ण अल्पप्राण। अब 5वां गुण इसका देखेंगे। देवनागरी वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप हैं। तुलना कीजिए कि उर्दू का च, ल को काफ, चे और लाम कहते हैं। अंग्रेजी में GHIJ सब के नाम निराले ढंग से रखे गए हैं। नागरी सरल और सुगम है। अब छठा गुण देखेंगे। देवनागरी जिन भाषाओं के लिए व्यवहृत होती है उनकी सभी ध्वनियों को अंकित करने में समर्थ है। अब तो इसका विस्तार करके भारत भर की भाषाओं की ध्वनियों के उपयुक्त बनाया जा रहा है। इसमें नए चिन्ह जोड़े गए हैं। अब 7वां गुण देखेंगे। इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप हैं। अब 8वां है। देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत व्यापक है। संस्कृत, नेपाली, हिंदी, मराठी की तो यह एकमात्र लिपि है, परंतु पंजाबी और गुजराती के लिए भी इसका प्रयोग होता रहा है। 9वां है। यह लिपि भारत की अनेक लिपियों के निकट है, इसीलिए सबको सुलभ है। इसी से हमारे नेता कहते आ रहे हैं कि यदि भारत की भाषाओं की एक लिपि हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है। भावात्मक एकता के लिए तथा नाना भाषाओं को सीखने के लिए यह आवश्यक भी है। अब 10वां देखेंगे। भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ साथ देवनागरी को भी राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम इसके देखेंगे दोष।
पहला है, कोई भी लिपि नितांत निर्दोष नहीं होती। वास्तव में जो लिपि मूलतः जिस भाषा के लिए बनती है वह इस भाषा के लिए तो पर्याप्त और उपयुक्त होती है, परंतु कालांतर में उस भाषा की ध्वनियों में विकार आ जाता है और लिपि वैसी ही बनी रहती है। इसी कारण से हिंदी में री, अंग, इयाँ अथवा सा की अब कोई आवश्यकता नहीं। ए, ओ और ओ ह्रस्व इसी लिपि में है नहीं। व्यंजन के रूप में जो अक्षर आ निहित है वह कहाँ उच्चारित होता और कहाँ नहीं, यह समस्या है। इससे वर्तनी में विविधता आ गई है। दूसरा है, यह कहा गया है कि देवनागरी में के अनेक संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण व्यंजन क्रम निर्धारित करने में असुविधा उत्पन्न करते हैं, जैसे छ, ज्ञ, ह्री, द्र, ध, ट्र, ड्र आदि। अर्थात इन संयुक्त वर्णों में कौन सा व्यंजन पहले आता है, कौन सा बाद में, यह भ्रम पैदा होता है। तीसरा है, त्वरा लेखन के लिए देवनागरी उपयुक्त नहीं है। एक शब्द लिखने के लिए कलम बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे ऊपर उठती है। सुझाव दिया गया कि शिरोरेखा हटा दी जाए, परंतु इतने भर से समस्या हल नहीं होगी। अब चौथा है, पुरानी छपाई में देवनागरी वर्णों में कुछ वर्णों के दो दो चिन्ह मिलते हैं, जैसे आ और अ, ड़ आदि। पांचवा है, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो एक वर्ण ना होकर संयुक्त वर्ण हैं, जैसे छ, त्र। छ में का और शा मिलकर बनता है। त्रा जो है ता और रा मिलकर बनता है। छठा है, अनुस्वार का चिन्ह जिस वर्ण पर रहता है यह उसके साथ उच्चारित ना होकर बाद में उच्चारित होता है। सातवां है, कुछ देवनागरी में कुछ वर्ण निरर्थक हैं, जैसे आज हिंदी में इनकी ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता है, जैसे इया, अंगा, री, सा। आठवां है, मुद्रण से इतनी गति नहीं हो सकती जितनी रोमन लिपि में, क्योंकि वर्णों और संयुक्ताक्षरों, मात्राओं आदि को मिलाकर 403 टाइप रखने पड़ते हैं। नौवां है, मात्रा आगे छोटी पीछे जो है मात्रा आगे जो है बड़ी, पीछे जो है छोटी और नीचे जो है ऊ और ऊपर जो है आय, ए सब जगह लगानी पड़ती है। इससे मुद्रण, टंकन और वाचन होता है। फिर 10वां है, खा भी पढ़ा जा सकता है। निष्कर्ष है, अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार इन मामूली कमियों के चलते देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और विशेषताओं को नकारा नहीं जा सकता। नागरी लिपि की वैज्ञानिकता तथा अन्य अनेक गुणों को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि यह एक आदर्श और वैज्ञानिक लिपि है। पूर्णतया स्पष्टता, संक्षिप्तता तथा सुनियोजितता इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इन्हीं सब गुणों को देखते हुए जॉन गिलक्राइस्ट ने सही कहा है, मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे प्रसिद्ध और अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्णमाला है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।